सिंदूर के बाद पाकिस्तान हमेशा इस बात का क्लेम करता रहता है कि वो 6 से 7 फाइटर को उसने मार गिराया, लेकिन भारत के जितने भी आर्मी स्टाफ हैं, जिसमें कि सीडीएस अनिल चौहान, कैप्टन शिव कुमार, आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने इस बात को पूरी तरीके से नकारा है कि सबने अपनी अपनी बात को अपने अपने ढंग से कही है। लेकिन एक बात जो सबसे चौंकाने वाली रही है वह यह रही है कि सबके बयानों का एक दूसरे से गहरा संबंध है। सीडीएस स्टाफ अनिल चौहान ने यह माना है कि जेट फाइटर गिरे थे, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वह क्यों गिरे थे, और इसका जो कारण है आपको लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह के बयान से आपको मालूम चलेगा। और कैप्टन शिव कुमार की यह बात स्पष्ट करती है कि हम राजनीतिक व कूटनीतिक रूप से इतने स्ट्रांग नहीं है कि हम अपने दुश्मन देश का जवाब दे सकें, और उस तरह से जवाब दे सके जिस तरह से इजराइल और ने हमास और ईरान को सिखाया है। क्या सीज फायर कराने में डोनाल्ड ट्रंप की जो बातें कर रहे हैं वह सच है? और आज के इस विश्लेषण में इन्हीं बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहली बार जब 31 मई को 2025 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का एक इंटरव्यू बुलमर टीवी के इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया था कि क्या पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान भारतीय जेट गिराए गए, क्या आप इस बात की पुष्टि करते हैं, तो सीडीएस चौहान जवाब दिया था कि असली मुद्दा यह नहीं है कि कितने विमान गिरे थे, बल्कि यह कि वह क्यों गिरे थे और हमने उससे क्या सीखा। भारत ने अपनी गलतियों को पहचाना और उन्हें जल्दी से सुधारा, और फिर 2 दिन के भीतर में दुश्मन के ठिकानों पर लंबी दूरी का निशाना साध करके एक बार फिर प्रभावी जंग से जवाब दिया। कौन सी गलतियां थी, आखिर भारत के सैन्य रणनीति में कौन सी गड़बड़ियां हुई थी, इस बात को तो उस समय सीडीएस अनिल चौहान ने नहीं बताया था, लेकिन उसका जवाब अब आया है, और जवाब देने वाला कोई और नहीं, आर्मी के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल राहुल आर सिंह ने दिया है। क्योंकि उसके पहले इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास के सैन्य अफसर कैप्टन शिव कुमार जो डिफेंस अटैची हैं, उनका बयान आता है, और बयान के बाद पूरा विवाद हो जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती चरण में भारतीय वायुसेना को पाकिस्तानी सैनिक प्रतिष्ठानों पर हमला करने की अनुमति नहीं थी, और उसके सिर्फ आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाने का निर्देश था, और इसी वजह से भारत ने अपने कुछ लड़ाकू विमान को खो दिए थे। राजनीतिक नेतृत्व द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि ऑपरेशन के शुरुआती चरण में केवल आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया जाए, न कि सैन्य ठिकानों पर हमला किया जाए, जिसके कारण हमने विमान खो दिए थे। राजनीतिक नेतृत्व से सैनिक प्रतिष्ठानों और वायु सुरक्षा प्रणाली पर हमें हमला करने का कोई निर्देश नहीं था। इससे स्पष्ट होता है कि भारत पूरी तरीके से राजनीतिक व कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान पर हमला करने का पूरा मन नहीं था। वह केवल आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला करके भारतीयों के गुस्से को शांत करना चाहता था, बल्कि प्रॉब्लम की असली जड़ पर वह हमला नहीं करना चाहता था। यहाँ पर बहुत बड़ी मजबूरी दिखाई दे रही है, जो कि जनरल आर राहुल के बयान से स्पष्ट होती है। अब आते हैं उस बयान पर जिसमें कि डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आर राहुल ने शुक्रवार को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त बॉर्डर पर एक नहीं 3 दुश्मनों से भारत घिरा हुआ था। पाकिस्तान, तुर्की, चीन तीनों मिलकर भारत के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। चीन ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। चीन हमारी हर रणनीति के कदम को लाइव अपडेट पाकिस्तान को शेयर कर रहा था। वह भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पाक को भारत की सैनिक तैयारी करने का सटीक जानकारी मिल रही थी। चीन ने पाकिस्तान को हथियार दिए, उसके हथियारों की टेस्टिंग की, लाइव तौर पे इस्तेमाल किया, और यह चीन की प्राचीन सैन्य रणनीति 36 स्टेटस जेम्स के अनुसार वह किराए की छुरी से वार करना चाहता था। लेकिन दूसरे शब्दों में कहा जाए कि वह दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई। इन सबों में सबसे बड़ा जो खलीफा बनने की कोशिश कर रहा था तुर्की, वह चीन तो बैकडोर से उसका सपोर्ट कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान का खुला सपोर्ट तुर्की कर रहा था। पाकिस्तान को ड्रोन, सैन्य हार्डवेयर की पूरी खेप पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर दी। ड्रोन सप्लाई के लिए उसमें बैकेट्रेयर या बियर एसएलआर सोलार जो कि ड्रोन थे, यह निगरानी करने वाले थे और हमला करने वाले थे। कारगिल लोटरी मुसिन्स एक प्रकार की एक आत्मघाती ड्रोन होता है जिसको कि पाकिस्तान को दिया, जिसकी की रेंज 500 समुद्री मील है, और यह 18 किलो विस्फोटक लेकर जा सकता है। पाकिस्तान तुर्की से 80 कारगिल खरीदने के लिए 20 मिलियन से ज़्यादा खर्च कर रहा है।
तुर्की पाकिस्तान को हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल, छोटे हथियार भी मुहैया करवा रहा है। नौसेना में तुर्की पाकिस्तान को के साथ में 1.5 अरब डॉलर का सौदा किया है, जिसमें ड्रोन, रडार आपूर्ति सिस्टम की जा रही है, जिससे कि पाकिस्तान की नौसेना हिंद महासागर में मजबूत हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को 2 ऑपरेटर भी दिए थे। भारत की जवाबी कार्रवाई में तुर्की के दोनों ऑपरेटर मारे गए थे। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष में अन्वेषण में सहयोग किया गया। और यह तो बात रही तुर्की की, लेकिन अब बात आते हैं चीन की। चीन ने पूरे पाकिस्तान को इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और रियल टाइम इनपुट दे रहा था। भारत के सैनिक, मिसाइल और एयरक्राफ्ट मूवमेंट की सारी जानकारी चीन से लगातार मिल रही थी। चीन ने पाकिस्तान की भारतीय सेना के मूवमेंट, मिसाइल लोकेशन और ऑपरेशन वेक्टर की रियल टाइम जानकारी दे रहा था। डीजीएमओ स्तर की वार्ता के दौरान यह बात खुल करके आई, जब पाकिस्तान ने कहा कि आपकी एक यूनिट हम पर हमला करने वाली होती है। भारत के सारे अफसर चौंक जाते हैं कि पाकिस्तान को यह कैसे पता चलता है। और पाकिस्तान के पास जो सॉफ्टवेयर हैं उसमें 80% जो सॉफ्टवेयर हैं वो चीनी है। ऑपरेशन के दौरान चीन अपने हथियारों का प्रशिक्षण दे रहा था। पाकिस्तान के जरिए चीन ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस इंटेलिजेंस का जो सपोर्ट दिया, जिससे कि पाकिस्तान ने भारत की हर रणनीति और मूवमेंट की जानकारी मिलती रही। और यहीं पर सीडीएस अनिल चौहान की बात को आप लोग याद करिए। हमारी रणनीति में कहाँ गलतियां हो रही थी? जो हमारी रणनीति में गलतियां नहीं थी, बल्कि हमारी रणनीति केवल पाकिस्तान के खिलाफ थी, लेकिन चीन उसके सपोर्ट में आ गया था। और चीन यह सारे सपोर्ट सिस्टम पाकिस्तान को प्रोवाइड करा रहा था, जिससे भारत को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। और यह रणनीति बदलने के बाद भारत ने न केवल आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, बल्कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर भी हमला करना चालू कर दिया। और इसी बात को कैप्टन शिव कुमार ने भी माना कि हमें अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। हमें राजनीतिक रूप से जितना मजबूत होना चाहिए था, हम उतना मजबूती से उभर कर नहीं आए और हमें उसका भुगतान करना पड़ा। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने उसके साथ में जो बात प्रमुख रूप से कही, वह तो सुनने ही लायक है। लीडरशिप में संदेश यह साफ था कि जिस तरह से हमने कुछ सालों में जो दर्द बर्दाश्त किया है, अब हमें दर्द सहने की कोई गुंजाइश नहीं है। टारगेट की प्लानिंग, सिलेक्शन और बहुत सारा डाटाबेस हमारे पास में था, इसलिए हमने कुल 21 टारगेट पहचाने, जिसमें लास्ट मूवमेंट में हमने 9 को टारगेट किया था। पूरे ऑपरेशन के दौरान एयर डिफेंस सिस्टम और उसका ऑपरेशन बहुत सफल रहा। और बहुत अहम यह था कि इस पर हमारे पॉपुलेशन सेंटर पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अगली बार के लिए हमें ध्यान देना होगा। और इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एयर डिफेंस सिस्टम, काउंटर रॉकेट, आर्टिलरी ड्रोन जैसे सिस्टम तैयार करने होंगे। और यह हम बहुत तेज़ी से करना पड़ेगा। हम लोग इजराइल की तरफ नहीं देख सकते हैं, उनके पास आयरन ड्रोम है, दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम है। हमारे पास वैसी सुविधाएं नहीं हैं, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और ऐसी चीज़ों में हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना होगा। इसलिए हमें अपनी तैयारी और सुरक्षा पर ध्यान देने की ज़रूरत है। भारतीय सेना में ड्रोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेना ड्रोन होमवर्क सितंबर से लेकर अक्टूबर तक करेगी, और ऐसे में हमें बहुत सारे एलिमेंट्स की ज़रूरत है, जिन्हें हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, तकनीक मंगानी पड़ती है, इंजन मंगाना पड़ता है, और इससे हम जूझ रहे हैं। इन सब चीज़ों में हमें इन्वेस्ट करना होगा। ड्रोन बनाने के लिए जो टारगेट कंपनियों को दिए गए थे, कंपनियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि कंपनियों का यह कहना है कि जो चीज़ें आप मांग रहे हैं वह हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। इसलिए हम समय पर ड्रोन की सप्लाई नहीं कर पाएंगे। आने वाला वक्त जो है वह सैटेलाइट, ड्रोन और मिसाइल का युद्ध है, और इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भी यह घटनाएं हुई, हमें इससे सीख लेने की आवश्यकता है, और आने वाले भविष्य के लिए हमें तैयार रहना होगा। अगर आपको मेरा विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपकी मित्रता और मेरी मित्रता बनी रहे। धन्यवाद।